नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। फ्रांस में कोरोना का कहर जारी है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 642 और लोगों की मौत हुई। फ्रांस में जानलेवा कोरोना अब तक कुल 19,323 लोगों की जान ले चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। फ्रांस में 17 मार्च से पूरी तरह से लॉकडाउन है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हालात में सुधार होता है तो 11 मई से लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा सकती है। देश भर में कोरोना के मरीज बढ़कर 14,792 हो गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से मौत की संख्या बढ़कर 488 हो गई है। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 957 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 2015 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स, 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर किसी को स्वाद और खुशबू का पता न चल रहा हो तो यह भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। यह दावा एक नई रिसर्च में किया गया। इंटरनेशनल फोरम ऑफ एलर्जी एंड राइनोलॉजी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को सर्दी जुकाम होने के बाद किसी चीज का स्वाद और सुगंध पहचानने में अचानक दिक्कत हो तो उनको कोरोना वायरस होने की आशंका 10 गुना ज्यादा होती है। यह दावा 3 मार्च से 29 मार्च के बीच अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो मेडिकल सेंटर में फ्लू के लक्षण वाले 1480 मरीजों की जांच के बाद किया गया। बताया गया कि फ्लू के लक्षण वाले जिन लोगों को स्वाद और सुगंध का पता नहीं चल पा रहा था, उनमें 102 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और ये सभी वो मरीज थे जिनमें कोरोना के सामान्य लक्षण बहुत हल्के थे और इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये रिसर्च करने वाली टीम ने स्वाद और खुशबू की पहचान को भी कोरोना के संभावित लक्षणों की लिस्ट में शामिल किए जाने की सिफारिश की है। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से अभी इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ सूंघने और स्वाद की शक्ति कम होना ही कोरोना का लक्षण नहीं माना जा सकता। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि सूंघने की शक्ति कोरोना के अलावा कई दूसरी बीमारियों में भी कम हो सकती है। कई वायरल इन्फेक्शन हैं जिसमें इस टाइप का सेंसेशन होता है, क्योंकि जब नाक में इन्फेक्शन होता है तो नाक में सोजिश आ जाती है, तो उसके कारण जो आपके वहाँ पे नर्व्स हैं उसमें सेंस ऑफ स्मेल कम हो सकता है और ये कोरोना में भी देखा गया है। तो ये और जो आपके लक्षण हैं उनके साथ एक और लक्षण है, लेकिन बुखार, जुकाम, नज़ला, बॉडी एक्स, ये कोरोना के मेन लक्षण हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के कुल केस में 30% मरीज तबलीग की जमात के लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनकी संख्या 4,291 हो गई है। तबलीग से जुड़े लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए, जिसकी वजह से कोरोना ज्यादा फैला है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक तबलीगी जमात से मिले दस्तावेजों से कई अहम जानकारी मिली है। ईडी ने दिल्ली पुलिस को इसे लेकर एक ईमेल किया और तबलीगी जमात से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे लेन देन की बात सामने आती है।
तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना से लड़ाई में देश के लिए खतरा बन सकता है। माना जा रहा है कि रोहिंग्या समुदाय के भी कई लोग तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, जिसके बाद बहुत से लोग अपने कैंप में नहीं लौटे, यानी गायब हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा और उनको पता लगाने के निर्देश दिए हैं। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या समुदाय कोरोना बम साबित हो सकता है। पूरे देश ने देखा कि कैसे तबलीग की एकजुट ने पूरे देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया। अब इस लिस्ट में रोहिंग्या समुदाय का नाम भी जुड़ सकता है, जिसके तार जुड़ते हैं तबलीगी जमात से। रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीग के कई आयोजनों में हिस्सा लिया था। वो हरियाणा में मेवात के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। इसके बाद इन लोगों को अपने अगले शिविरों में जाना था, जो तेलंगाना, जम्मू, पंजाब और दिल्ली में लगे थे। लेकिन रोहिंग्या समुदाय के कई लोग इन शिविरों में नहीं पहुंचे। आशंका ये जताई जा रही है कि जो गायब हैं वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो लोग गायब क्यों हुए और गायब होने के बाद आखिरकार रोहिंग्या समुदाय के लोग गए कहां। ऐसे में जमात की एक भूल जो कोरोना वायरस खतरे को लेकर इतनी भारी पड़ गई थी, अब रोहिंग्या प्रकरण ने एक बार फिर बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए कई लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला था। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके साथ आयोजनों में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के लोगों को भी संक्रमण जरूर हुआ होगा। ऐसे में कुछ लोगों का गायब होना एक बड़ा खतरा है। ये तो एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है। इस देश को इससे निपटना पड़ेगा। हमारे देश में करीब 40,000 रोहिंग्याज अभी भी रिफ्यूजीज हैं और डिफरेंट कैंप्स में हैं, हैदराबाद, पंजाब, जम्मू, दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अब ट्रैकिंग, डिटेक्शन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मरकज में जम्मू शिविर में केवल 8 रोहिंग्या समुदाय के लोग लौटे थे। सभी में संक्रमण पाया गया था। प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया था। अब इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोहिंग्या समुदाय के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को लेकर गृह मंत्रालय इतना गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये वही लोग थे जो मरकज गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे हैं अपने कैंप में। गृह मंत्रालय ने अपने इस पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचना है कि रोहिंग्या समुदाय के कई लोग तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है, इसलिए अपने क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच कराएं। देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 40,000 रोहिंग्या समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ शिविरों में लौटे थे और कुछ नहीं। जो गायब हो गए वो जरूरी नहीं है कि घर पर मिले। यानी तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। पुलिस हमारी और हेल्थ वर्कर्स पहले ही स्ट्रेस्ड हैं इस काम में, और यदि रोहिंग्या का भी केस इस तरीके से आगे बढ़ता है तो हमारे पुलिस फोर्सेस को और हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। अमित शाह की अगुवाई में गृह मंत्रालय और राज्यों की पुलिस काम में जुट गई है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बस चिंता इसी बात की है कि तबलीग के बाद रोहिंग्या समुदाय देश के लिए कोरोना बम न साबित हो जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने की एक अहम वजह तबलीगी जमात भी है। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में जो लोग शामिल हुए, उनमें से बहुत से लोग पहले से ही कोरोना संक्रमित थे और इसके बाद ये लोग देश के जिन जिन हिस्सों में गए, वहां कोरोना बड़ी तेजी से फैला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में करीब 30% कोरोना मरीज सिर्फ तबलीगी जमात से संबंधित हैं।
तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित मरीज 23 राज्यों में मिले। कुल 14,378 पॉजिटिव केस में से 4,291 केस निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हैं। खासकर तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तबलीग से जुड़े मरीज सबसे ज्यादा पाए गए। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां तबलीग के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ प्रदेशों में तो अकेले तबलीगी जमात से जुड़े मरीज 91% तक पाए गए। असम में 35 में से 32 केस, यानी असम के कुल मरीजों में 91 मरीज केवल तबलीग से जुड़े। ऐसे ही अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केस जमात से हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 मरीज मिला जो तबलीगी जमात से जुड़ा था, यानी तबलीग की वजह से अरुणाचल प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्य में शामिल हो गया। दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में अब तक 4,000 से ज्यादा मरीज तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तबलीग के कार्यक्रम में शामिल हुए चित्री के एक ऐसे ही शख्स ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि वहां कोरोना को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था। Monday morning itself they stopped all trains to Chennai, no train. And all the 2,000 people, we were not in a position to move out. We all rushed to the airport. Well, I had a flight return ticket on 30th of Air India ticket. Okay. But what happened, it is not possible to go by Air India. Therefore, I tried and some other Indigo, I got a ticket. About 300 people are still staying there. Okay. Because they could not afford to pay higher prices for air flight. We were in Delhi, it is a mosque, madam. There are 4 or 5 floors. We were asked to sit in floors. Very closely we were sitting, and no indication about the coronavirus there. But this guideline was not brought to the notice of the authorities of that markaz. महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 328 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 184 केस जो हैं वो मुंबई और 78 मामले पुणे के हैं। इन नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,648 हो गए हैं। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में WWE को किराना स्टोर, अस्पताल, बैंक और दूसरी जरूरी सेवाओं की सूची में शामिल किया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि WWE को फिर से लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि प्रशासन ने WWE को स्टेडियम में बैठकर देखने के लिए आम लोगों को इजाजत नहीं दी। मतलब यह कि WWE का सिर्फ टीवी पर ही प्रसारण होगा और इसके जरिए ही लोग इसे देख पाएंगे। दलील यह दी गई कि फ्लोरिडा की अर्थव्यवस्था के लिए WWE बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से फ्लोरिडा में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता और पार्षद संध्या गुप्ता के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने पहुंची। तीनों लोगों पर गरीबों को खाना खिलाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप है। इसके अलावा आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों से भी बदसलूकी की। जम्मू के रघुनाथ बाजार में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने राशन बांटने के लिए गरीबों को बुलाया था। इस दौरान राशन लेने वालों की संख्या 300 से अधिक हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब बीजेपी नेता को रोका तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। इन सभी के खिलाफ, तीनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गरीबों पर बताया जा रहा है कि राशन बांटने के लिए इन्होंने गरीबों को बुलाया था। इस दौरान राशन लेने वालों की संख्या 300 से अधिक हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहां पर पालन नहीं किया गया। केरल से 2700 किलोमीटर का सफर तय कर एक महिला अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए राजस्थान के जोधपुर पहुंची, जहां अस्पताल में भर्ती बीएसएफ जवान अपनी मां को अपने पास देखकर ठीक होने लगा। बीएसएफ जवान अरुण कुमार मांसपेशियों की बीमारी की वजह से जोधपुर एम्स में भर्ती था और वेंटिलेटर पर था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से परिवार वाले उससे मिलने नहीं पहुंच सके। लॉकडाउन के बाद परिवार वालों ने केरल के सीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें जोधपुर जाने की इजाजत मिली।
यूपी के पीलीभीत में मध्य प्रदेश के इंदौर से भागे लोगों को हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के बाद इंदौर में फंसे 19 लोग किसी तरह लॉकडाउन तोड़कर बरेली पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर की सीमा पर पहुंचे थे और वहां से गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोककर खाना खिलाया और वापस पीलीभीत भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी 19 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। मेरठ में खाना बांटने के अभियान को बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने झंडी दिखाई थी। बीजेपी सांसद ने एक एनजीओ की तरफ से बेघर और बेसहारा लोगों को खाना बांटने के लिए अभियान को हरी झंडी दिखाई। राजेंद्र अग्रवाल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों का उल्लंघन का भी आरोप लगा। गाल के हुगली में नियमों को तोड़कर कई लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में जुटे। लॉकडाउन के बीच वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच गए। यही नहीं, रोके जाने पर पुलिस वालों को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन पुलिस ने बिना सख्ती बरते लोगों को मस्जिद से निकालने की अपील की, जिसके बाद बेपरवाह होकर पहले तो लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बाद एक एक कर मस्जिद से बाहर निकले। नमाजियों के जाने के बाद मस्जिद का इमाम भी बाहर आया, जिसे एक पुलिस वाला समझाता भी नजर आया। बताया गया कि करीब 70 लोगों ने एक साथ मस्जिद में इकट्ठा होकर जुम्मे की नमाज अदा की। माफ कीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोरोना के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके अलावा अमित शाह ने गृह मंत्रालय में बने कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। कोरोना पर नजर रखने के लिए बनाया गया ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है। गृह मंत्री ने कंट्रोल रूम में अलग अलग प्रदेशों के इंचार्ज से भी बात की और कोरोना के खतरे पर विस्तार से जानकारी ली। गुजरात के सूरत में सड़क पर कुछ नोट मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। एक महिला ने सड़क पर पड़े हुए नोट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके के आसपास एक घेरा बनाकर उसे बंद कर दिया। वहीं पास ही मौजूद सब्जी वालों की सब्जी को फेंकवा दिया गया। पुलिस ने सड़क पर पड़े 500, 200 और 100 के नोट जब्त किए। एक बीजी थैली लेता हूं साहब, તમારા ગ્લોઝ એમાં નાખી। હા તમે હમણાં ભેગી નાખી। આજુબાજુ બીજા કશે હે નોટ? ના, અહીંયા આટલા હવે અહીંયા પેલું સેનિટાઈઝ કરાવી દો। एमपी में कोरोना के 47 नए मरीज सामने आए। इसके बाद वहां पर कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1355 से बढ़कर 1402 पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इंदौर में 891 और भोपाल में 213 मरीज हैं। झारखंड के पाकुड़ में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग आसपास बैठे नजर आए। यहां बैंक ने गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे तो बना दिए थे, लेकिन लोगों ने उन गोल घेरों में अपने जूते और चप्पल रख दिए। लोगों के मुताबिक तेज धूप और बैंक में देरी की वजह से उनके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो गोल घेरों में खड़े होने के बजाय छाया में बैठ गए। ताइवान में बेसबॉल मैच के दौरान रोबोट और पुतलों को दर्शकों की तरह मैदान में बैठाया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की कमी न महसूस हो, इसके लिए वहां पुतलों और रोबोट को दर्शकों की जगह बैठा दिया गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग दर्शकों के बैठने वाली जगहों पर पुतलों को खड़ा करते नजर आए। यही नहीं, वहां सीटों पर दर्शकों की तरह दिखने वाले कटआउट भी लगाए गए। कुछ कटआउट तो ऐसे थे जैसे वो अपनी टीम के जीतने का जश्न मना रहे हों। दर्शकों की जगह रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान वहां तैनात कुछ रोबोट ड्रम बजाते हुए नजर आए। मैदान में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी भी टूर्नामेंट के शुरू होने पर खुश दिखे।
दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक बुजुर्ग पति पत्नी को घर पर पहुंचकर शादी की सालगिरह की बधाई दी। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये लोग घर के अंदर रहने को मजबूर थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई जवान मोटरसाइकिलों और गाड़ी पर सवार होकर इनके घर के सामने पहुंचकर रुक गए। सायरन की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले कई लोग घरों से बाहर आ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सायरन बंद कर दिए और लाउड स्पीकर से इन दोनों पति पत्नी को बाहर बुलाया। नमस्कार मिसेज एंड मिस्टर तेजवानी, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। इतना सुनते ही आसपास रहने वाले लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। जिसके बाद पुलिस के एक जवान ने उन्हें फूल का गमला भेंट दिया, जबकि दूसरे पुलिस वालों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पुलिस स्टेशन, साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सब की तरफ से आपको मैनी कॉम्प्लीमेंट्स एंड मैनी एनिवर्सरी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने सभी लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की और वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम की गांव के लोगों से तीखी झड़प हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदसौर के बसई गांव में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लोगों को घर में रहने के लिए समझाया तो कुछ महिलाएं डंडे लेकर पुलिस टीम से ही भिड़ गई। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और फिर बल प्रयोग कर लोगों को हटाया गया। एक तरफ कोरोना से जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमारी एक जंग वायरल वीडियो से भी जारी है, ताकि हम आपको ये बता सकें कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी अचानक जमीन पर गिर जाता है और वायरल वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर कोरोना वायरस की वजह से बीमार हो गया। और इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कंपाउंडर बोला क्या हुआ? कंपाउंडर को बुलाओ, देखो कुछ हो गया इसको, देखो कुछ हुआ है, बुलाओ कंपाउंडर को बुलाओ। बुलाइए ना कंपाउंडर को। ये अचानक इस पुलिस वाले को क्या हो गया? धूप में ड्यूटी करते पुलिस वाले को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पुलिसकर्मी जमीन पर छटपटा रहा है, दूसरा पुलिसकर्मी मदद की गुहार लगाता है। बुलाइए ना कंपाउंडर को। कुछ लोग और आते हैं। अफरा तफरी के बीच कुछ और मदद के हाथ आगे आते हैं। छटपटाते पुलिसकर्मी को कुछ लोग स्ट्रेचर पर रखकर भागते हैं। पुलिस वाले की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती दिखाई देती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और तुरंत उसे अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो के बारे में लिखा गया है, हमारी सुरक्षा करने वाले की रक्षा भगवान करे, दुआ करो इससे कुछ ना हो, आपकी एक दुआ इसे जल्दी ठीक करेगी। दावा किया जा रहा है कि जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। करीब 4.5 मिनट का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। यही वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सड़क पर गिरे पुलिस वाले को कोरोना वायरस हो गया है। क्या कोरोना वायरस अचानक ऐसे भी हमले कर सकता है? वायरल वीडियो कहां का है? ऐसा तो नहीं कि वीडियो गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। अब बारी थी इस खबर की पड़ताल करने की। सबसे पहले हमने इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। जहां ये वीडियो खत्म होता है वहां दर्जनों पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उस बिल्डिंग पर लिखा दिखाई दिया मंडल कारा बेतिया। मतलब ये साफ है कि ये वीडियो बिहार के बेतिया के मंडल कारागार यानी जिला जेल का है। अगर किसी जिला जेल के आसपास ऐसी घटना हुई होगी तो रिपोर्ट तो की गई होगी, खासकर जब ऐसी घटना किसी पुलिस वाले के साथ हुई हो। पड़ताल के दौरान हमें पुलिस वाले के अचानक सड़क पर गिरने वाली खबर एक अखबार में मिली। तस्वीर भी वायरल वीडियो से ही लिया गया, लेकिन खबर कुछ और है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा मिला
जेल आईजी के निर्देश पर बेतिया मंडल कारागार में 10 अप्रैल 2020 को मॉक ड्रिल किया गया। इसमें कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस से उपजे चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करने के लिए एक टीम बनाकर सामूहिक अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल का वीडियो भी बनाया गया। तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। ये वीडियो तो मॉक ड्रिल का है, यानी आपातकाल में पुलिस लोगों को कैसे बचाएगी, ये उसकी तैयारियों का नमूना भर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि खुद बेतिया प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। फेसबुक पर दिए सफाई के साथ एक वीडियो भी है जिसमें खुद वो पुलिसकर्मी मॉक ड्रिल के बारे में बता रहा है। कारा महानिरीक्षक के आदेशानुसार हम लोग जेल प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बीमार हैं तो उसे कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, यही पर्पज से हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें मैं कोरोना पीड़ित पेशेंट का रोल किया था। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और आप लोग से मेरा विनती है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें। ये अफवाह नहीं फैलाएं कि कारा में मंडल कारा बेतिया में कोरोना हुआ कोई सिपाही के, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। हाल के दिनों में इस तरह की मॉक ड्रिल पूरे बिहार की जेलों में की गई है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि वीडियो गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है, असल में ये बिहार के बेतिया पुलिस की मॉक ड्रिल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। नागपुर में पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो शराब के आदी लोगों को हैंड सैनिटाइजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से 46 बोतल सैनिटाइजर की जब्त की। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद हैं, जिसकी वजह से नशे के आदी लोगों ने अल्कोहल वाला सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर में 70% तक अल्कोहल होता है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी नशे के आदी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 40% अल्कोहल होती है। इस वजह से ये शरीर के ऊपर बहुत बड़े घातक दुष्परिणाम कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत आ सकती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, उनकी आंखों की नज़र जा सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट कोमा में जाके ब्रेन डैमेज होकर मृत्यु भी पा सकता है। दिल्ली के चिल्ला गांव में रहने वाले लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग सुबह से ही पानी के लिए सड़क पर पहुंच जाते हैं और टैंकर के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि पानी के लिए इन लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 3 घंटा, कम से कम 3-4 घंटा 7 बजे के लाइन में लगे हुए हैं पानी के लिए। हालांकि पानी लेने पहुंचे सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। सभी लोग एक लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर ही पानी लिया। कोरोना संकट के बीच यूपी के हमीरपुर में एक डॉक्टर ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी की सालगिरह मनाई। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। यही नहीं, डॉक्टर ने सफाई कर्मियों को रिटर्न गिफ्ट देते हुए उन्हें राशन के पैकेट और मिठाइयां भी बांटी, जिसके बाद लोग डॉक्टर सुरेश की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में कोरोना से जंग जीतकर लौटी एक नर्स का उसके घर और मोहल्ले के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना के मरीज का इलाज करने के दौरान मीनू नाम की नर्स भी पॉजिटिव हो गई थी। अब करनाल में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है और जिन 2 लोगों का इलाज चल रहा था उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब तक करनाल में 6 मरीज सामने आए थे, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। क्योंकि कोरोना ये योद्धा भी हैं और साथ ही साथ अब जब इन्हें दिल्ली के द्वारका में डीसीपी दफ्तर के परिसर में पुलिसकर्मियों ने 2000 लोगों के लिए खाना बनाया। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से खाना बनाया गया और 2000 लोगों में बांटा गया। डीसीपी दफ्तर के स्टाफ की ओर से 2000 लोगों के लिए सब्जी बनवाई गई और गुरुद्वारे से 10,000 रोटियां मंगवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटी गई। कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा केन्या अब टिड्डियों के जबरदस्त हमले से बेहाल है। केन्या समेत अफ्रीका के कई देशों में इस साल टिड्डियों का बड़ा हमला हुआ था, लेकिन केन्या में कोरोना वायरस के खतरे के बीच टिड्डियों ने दोबारा हमला कर दिया। इस हमले की वजह से वहां हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आने लगी। जमीन पर तो जैसे टिड्डियों की चादर सी बिछ गई।
करोड़ों की तादाद में टिड्डियों के उड़ने की वजह से दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। टिड्डियों के इस जबरदस्त हमले की वजह से वहां एक बड़े इलाके में फसल के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। बताया गया कि दोबारा हमला करने वाली टिड्डियों का आकार पहले से बड़ा है और उन पर दवाओं के छिड़काव का भी खास असर नहीं हो रहा है। कई जगहों पर छोटे विमानों के जरिए भी दवाओं का छिड़काव किया गया। जोधपुर में लॉकडाउन के बीच मुश्किल हालात से जूझ रहे गांव वालों की मदद के लिए सीआरपीएफ के जवान सामने आए हैं। जोधपुर के गांवों में सीआरपीएफ की तरफ से राशन बांटने का काम शुरू किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ के डॉक्टरों की तरफ से गाँव वालों को थर्मल स्क्रीनिंग भी उनकी की जा रही है ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। आज इस गांव में जो सामग्री वितरण की जा रही है ताकि जो ये महामारी फैली है तो उसको हंसते हंसते फाइट किया जाए। गो कोरोना गो, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एजाज खान पर मीडिया और मीडिया कर्मियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। इतना ही नहीं, एक्टर एजाज खान मोदी सरकार पर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अभद्र शब्दों के साथ तंज कस रहे थे। एजाज खान के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। और इसके लिए गश्त पर निकली पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन की मदद से इलाके की सड़कों और मकानों की निगरानी की गई। निगरानी के दौरान ऊंची ऊंची इमारतों और शहर की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुईं। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी दिखी जिन पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखा। इस बीच सड़कों पर कुछ पुलिस वाले भी दिखे जो लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे थे। अकारण ना घूमे, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बिहार के मोतिहारी में आरएसएस के कार्यकर्ता भी लोगों की मदद के लिए सामने आए। आरएसएस के कार्यकर्ता जरूरतमंद तक खाने का सामान और राशन पहुंचा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरएसएस की तरफ से पहले इलाके का सर्वे किया जा रहा है, फिर जिन लोगों को जरूरत है उन तक चावल, गेहूं और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों पर केमिकल छिड़काव पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक है। इससे आंखों और शरीर में खुजली समेत कई और दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक बार जिसे कोरोना हो चुका है उस पर बाहरी दवाइयों का छिड़काव कोई असर नहीं करता। बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सचिन कोहली, रोहित शर्मा और गांगुली ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। पीएम मोदी ने भी इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए इसकी तारीफ की। मैंने ये बनाया है, इसी तरह ये देख मैंने ये बनाया है, ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मुंबई में रेहड़ी पर सब्जी बेच रही कुछ महिलाएं उन्हें रोकने पहुंचे पुलिस वालों से भिड़ गईं। आरोप है कि ये सब्जी वाली सील किए गए इलाकों में सब्जी बेचने पहुंच गए थे।
जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वाले उन्हें रोकने पहुंच गए और उनकी रेडी भी जब्त करने की कोशिश की। पुलिस वालों के पहुंचते ही सब्जी बेच रही 2 महिलाएं भड़क गईं और एक महिला कर्मचारी से मारपीट करने लगीं। इससे पहले पुलिस वाले सब्जी से भरी उसकी रेडी वहां खड़े एक ट्रक में रखने लगे, जिससे नाराज महिला रेडी को बचाने की कोशिश करने लगी, जिससे नाराज होकर पुलिस वालों ने भी रेडी से सारी सब्जियां सड़क पर गिरा दी। गुस्साई महिला ने सब्जियां गिरते ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जबकि वहां मौजूद कई लोग इन महिलाओं को शांत कराते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि महिलाएं पुलिस वालों से बहस करती रहीं और काफी देर तक सड़क पर हंगामा करती रहीं। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में एक्टर जॉन इब्राहिम ने अपना एक वीडियो जारी किया और यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शनिवार को नाव के नवाबगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान न सिर्फ गलियों को बल्कि घरों को भी सैनिटाइज किया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें पुलिस के साथ पहुंची थी और घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया। तो नाव की तस्वीरें जहां पर घर घर जाकर ये टीमें जो हैं वो सैनिटाइज कर रही हैं इलाके को, ताकि गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके, क्योंकि इसी तरीके से इस जंग में लड़ा जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। क्योंकि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव वहाँ केस होता है तो उससे और संक्रमण तेजी से न फैले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे इलाके को जल्द से जल्द सैनिटाइज किया जाए। सिंगापुर में काम करने वाले दूसरे देशों के कर्मचारियों के लिए समंदर पर तैरने वाले होटल तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सिंगापुर सरकार ने इस तरह के 3 होटल बनवाए हैं, जिनमें रहने वाले लोगों को दूसरे होटलों की तरह सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जबकि इन लोगों को एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने कमरों से बाहर जाने की इजाजत होगी। बताया गया कि सिंगापुर में काम करने वाले दूसरे देशों के नागरिकों से कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। समंदर पर तैरने वाले इन होटलों के एक कमरे में 3 लोगों को रखा जाएगा। साथ ही दिन में 2 बार उनके शरीर के तापमान की भी जांच की जाएगी। बताया गया कि इन होटलों में कई कर्मचारियों को रहने के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में कोरोना के नए मरीज मिलने की संख्या में कमी आई है। उन्होंने लोगों से ये अपील की कि जिन इलाकों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है वहां लोगों को एक साथ नहीं जुटना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जहांगीरपुरी का जिक्र करते हुए बताया कि एक छोटी सी गलती से वहां एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना हो गया। यही नहीं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया, कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे लोगों के लिए ही नहीं, इस महामारी से लड़ने में जो लोग भी लगे हुए हैं उनकी मौत होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। आज सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने निर्णय लिया था कि कोई भी डॉक्टर, नर्स, अस्पताल में काम करने वाले सरकारी जितने सफाई कर्मचारी, जितने लैब टेक्नीशियन जो अस्पताल में काम करते हैं, कोरोना के मरीजों का इलाज करते वक्त अगर उनमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी।